हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 6 में आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे और काफ़ी हेल्पफुल है। इसे आप अंत तक समझिए, पूरा बेसिक टॉपिक बाय टॉपिक जो भी स्टेप बाय स्टेप आएगा स्टूडेंट पूरा समझाऊंगा। तो आज का क्वेश्चन है, दो लंबी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक। इसके पहले मैंने एक लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक पढ़ाया था, जिसे आप लोग देखे होंगे, और अन्योन्य प्रेरकत्व किसे कहते हैं ये चीज़ें भी मैंने पढ़ाई है, तो उसे भी आप लोग देख लेना, यदि नहीं देखे हैं तो तभी आपको बेसिक चीज़ों को समझ में आएगा। तो आज का क्वेश्चन क्या है, दो लंबी परिनालिका के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट, दो परिनालिका बनाना है। यहाँ पर देखिए पूरा दो परिनालिका है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं S1 और S2। यहाँ पे देखिए ये S1 है और ये S2 है ना। यहाँ पे देखिए जो ब्लैक कलर है ना वो S1 है, और ये जो ऊपर से वो कुंडली S2 है। अब दो कुंडली है आपके पास S1 और S2, जिनकी लंबाई अपन मानते हैं समान है। क्या है, लंबाई समान है, मतलब S1 और S2 दोनों की लंबाई स्मॉल l है। ठीक, इतना मान लिए। अब मान के चलता हूं कि S1 पर टोटल फेरे कैपिटल N1 है और S2 पर टोटल फेरे कैपिटल N2 है। तब प्रति एकांक लंबाई पे यदि फेरों की संख्या N1 मान लूँ और दूसरे का स्मॉल N2। समझ रहे ना। अब देखिए कैपिटल N और स्मॉल n क्या है। कैपिटल N का मतलब होता है स्टूडेंट कि टोटल फेरे, समझ रहे, जैसे आपके पास इतनी लंबी कुंडली है, इसमें टोटल फेरे हैं, वो क्या कहलाएगा, कैपिटल N। लेकिन एकांक लंबाई पर, ये टोटल लंबाई स्मॉल l है, लेकिन एकांक लंबाई पर कितने फेरे हैं, एकांक लंबाई पर कितने फेरे हैं, वो स्मॉल n कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्मॉल n। समझ रहे, टोटल के लिए स्टूडेंट क्या कहलाएगा, कैपिटल N कहलाएगा टोटल। लेकिन एकांक, यहाँ पे एकांक है आपके पास, उस पर टोटल कितने फेरे हैं, तो स्मॉल n कहलाएगा। क्या, स्मॉल n। समझ गए ना। तो स्मॉल n क्या है, एकांक लंबाई पर फेरे हैं और टोटल फेरे हैं कितना, n। तो स्मॉल n बराबर आप बता सकते हो, टोटल फेरे में l को भाग दे दें तो इकाई का आ जाएगा कि इकाई पर कितना फेरे हैं। इतना क्लियर स्टूडेंट। टोटल लंबाई कितना है, तो मैंने आपको बताया स्मॉल l है, तो आप यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक टोटल लंबाई कितनी है, स्मॉल l। तो माना S1 S2 दो समान l लंबाई की दो लंबी परिनालिकाएं हैं जो कि समाक्षीय, मतलब एक ही अक्ष पर है। S1 परिनालिका S2 से, देखिए S2 से, और S2 परिनालिका S1 से पूर्णतः घिरी हुई है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन पर टोटल यानी कुल फेरों की संख्या कैपिटल N और कैपिटल N2 है, तथा प्रति एकांक फेरों की संख्या, प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या स्मॉल n1 व स्मॉल n2 है। अब आपको क्या लिखना है, यहाँ पर देख सकते हैं कि माना S1 और S2 समान लंबाई l की दो लंबी परिनालिकाएं हैं जो कि समाक्षीय, मतलब एक ही अक्ष पर है। परिनालिका S1 परिनालिका S2 से पूर्णतः घिरी हुई है, वह इसी प्रकार परिनालिका S2 S1 से घिरी हुई है। इनमें फेरों की संख्या क्रमशः कैपिटल N1 तथा कैपिटल N2 है। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n1 व स्मॉल n2 है। तो इतना हो गया क्लियर। माना तो आप आसानी से डायग्राम से लिख सकते हो। क्लियर स्टूडेंट। अब अपन करेंगे क्या कि जैसे S1 के सापेक्ष S2 का अन्योन्य प्रेरकत्व निकालेंगे और फिर S2 के सापेक्ष S1 का अन्योन्य प्रेरकत्व निकालेंगे। चीजें ये समझना है, अन्योन्य प्रेरकत्व का मतलब स्टूडेंट, जैसे S1 में यदि धारा प्रवाहित करे तो S2 में कुछ ना कुछ क्या होगा, धारा प्रेरित हो जाएगा, है ना। तो उससे क्या बोलेंगे, अन्योन्य प्रेरकत्व, मतलब दूसरे के कारण ये प्रेरित हो रहा है। और स्टूडेंट जब हम S2 पे प्रवाहित करेंगे तो S1 पर प्रेरित हो जाएगा। तो अपन यदि धारा की बात करें तो S1 पे I1 मान के चलेंगे और S2 पर I2 मानकर चलेंगे। ठीक, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को इतना लिख लेना है कि S1 के सापेक्ष S2 का अन्योन्य प्रेरकत्व। तो थोड़ा सा लिखना है स्टूडेंट कि जैसे अपन S1 के लिए कर रहे हैं, तो जब S1 में धारा बहेगा तो प्रेरित किस में होगा, S2 पे होगा। तो देखिएगा, यदि परिनालिका S1 में I1 धारा प्रवाहित की जाए तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अब एक लंबी परिनालिका में कितनी तीव्रता होती है स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिएगा, उसके तो पहले ये चुंबकशीलता पर डिपेंड करेगा और उस पर फेरों की संख्या पर और धारा पर, इस पर तीन चीजों पर डिपेंड करता है। अब ध्यान देना है ये कहाँ से आया, तो ये आप पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि एक लंबी परिनालिका है, उसके कारण उसके केंद्र पर, है ना, उसके अंदर कितना तीव्रता होता है, तो μ0 Ni होता है। इतना क्लियर। अब मैं यदि आपसे कह दूं कि N1 का मान कितना होगा, तो मैंने कहा था ना प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या के लिए तो अपन क्या करेंगे, कैपिटल N1 में L का भाग दे देंगे और ये I हो गया। ये कहाँ से आ गया, टोटल होता है कैपिटल N1, पहले की बात कर रहा हूँ, पहले मतलब S1 की बात कर रहा हूँ। S1 में टोटल फेरे N1 है, तो प्रति एकांक लंबाई में कैपिटल N1 बटे
स्मॉल एल। समझ रहे ना, इतना क्लियर। तो N1 बराबर कैपिटल N1 बटे एल, इतना हो गया स्टूडेंट। इसको आप दे दें समीकरण 1। अब S1 के कारण दूसरे कुंडली पर यानी S2 पर स्टूडेंट कुछ ना कुछ तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होगा। समझ रहे ना, यानी V1 के कारण। अब जो V1 क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो जब भी हम धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब इसके कारण किस पर, दूसरे पर बद्ध चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। समझ रहे ना। तो मैं आपसे कह दूं कि परिनालिका किसके कारण, S1 के कारण। समझ रहे ना, S1 के कारण S2 पर बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा बताइए। बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, तो दूसरे पर उत्पन्न होगा, लेकिन किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, पहले के कारण। और टोटल क्षेत्रफल कितना है, ए है। समझ रहे ना, टोटल कितना है, ए है। अब B1 का मान कितना है, तो यहां पर देखें μ0, और आपके पास कितना है N1 बटे L I1 इंटू आपका ए है, तो ए कर दो। इतना क्लियर, इतना तो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। इतना तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब मैं यदि कह दूं कि अन्योन्य प्रेरकत्व के एम से दर्शाते हैं और दूसरे पर उत्पन्न हो रहा है, किसके कारण, पहले के कारण, तो इसका सूत्र होता है स्टूडेंट, टोटल दूसरे में कितना है, फिर N2 है, टोटल चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, φ2 होगा, और I1 धारा पे। अब ये कहां से आया स्टूडेंट, तो ये आया अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा से कि m है तो m बराबर होता है φ बटे I। लेकिन N2 हमने क्यों लिख दिया, N2 लिखने का क्या कारण था, तो N2 का मतलब होता है स्टूडेंट कि दूसरे में टोटल कितने फेरे हैं, सभी फेरों में तो अन्योन्य प्रेरकत्व का उत्पन्न होगा, मतलब दो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, इसलिए अपन ने N2 लिखा। अब इस पे वैल्यू पुट कर देते हैं, किसकी, φ2 की। तो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, M21 इक्वल आपके पास यहाँ कितना है N2 बटे I1, इतना हो गया। इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे μ0 N1 I1 A बटे L। यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा क्या, जी हाँ, I1 से I1 कैंसिल हो गया। कितना बचेगा, N2 बचेगा, और कितना आपके पास कोष्टक में μ0 N1 है, A है बटे L है। इसको यदि अरेंज कर दिया जाए तो M21 का मान आ चुका है μ0 N1 N2 A बटे L, और इसको आप समीकरण 2 दे दें। इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट, इतना तो समझ में आ गया होगा कि S1 के सापेक्ष S2 पर कितना अन्योन्य प्रेरकत्व तो आ गया, M21 बराबर μ0 N1 N2 इंटू A। ये किसके लिए था, दूसरे के लिए था। किसके कारण था, तो पहले के कारण दूसरे के लिए था। समझ रहे ना। अब अपन क्या करेंगे स्टूडेंट, तो दूसरा आपका कंडीशन रहेगा S2 के सापेक्ष, अब उल्टा सब हो जाएगा बस, S2 के सापेक्ष किसका, S1 का क्या, अन्योन्य प्रेरकत्व। पूरा थोड़ा समय तो लग रहा है, लेकिन स्टूडेंट कुछ भी नहीं है यार, यदि आप सिस्टमेटिक पढ़ते जाओगे तो कोई कठिन नहीं है। अभी हमने पहले पे धारा प्रवाहित किया था तो I1 बहा था, अब जब दूसरे में धारा प्रवाहित करेंगे तो कितना बहेगा, I2 बहेगा। तो इतना आप लिख लीजिए कि यदि परिनालिका S2 में I2 धारा प्रवाहित हो रही हो, दूसरी परिनालिका है ना, तब उसके केंद्र पर तीव्रता कितनी होगी, तो उसके केंद्र पर तीव्रता यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा स्टूडेंट, तो आपको मैंने बताया था चुंबकीय क्षेत्र दूसरे के लिए, तो अपन क्या कर सकते हैं, B2 कर देंगे। किस पर डिपेंड करेगा, चुंबकशीलता पर डिपेंड करेगा, उस पर प्रति इकाई लंबाई पर फेरे कितने हैं, और धारा कितना है, I2 है। अब यदि N2 का मान मैं रखूं तो N2 का मान हो जाएगा स्टूडेंट कैपिटल N2 बटे L इंटू I2 हो गया। ये हो गया आपका इतना, ये दूसरे के कारण, दूसरे के सापेक्ष पहले पर, यानी दूसरे पर जब धारा प्रवाहित करेंगे स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B2 बराबर हो गया आपके पास कितना हो गया, μ0 N2 L इंटू I2। अब इसी प्रकार अब मैं यदि आपसे कह दूं कि परिनालिका आपका S1 है, S1 पर बद्ध चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, किसके कारण, S2 के कारण, तो उसको हम किससे दर्शाएंगे, S1 पे उत्पन्न होगा तो φ1। अब मैं यदि कह दूं आपसे यहाँ पे
परिनालिका S1 किस पर, परिनालिका S1 के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स किस किस पर डिपेंड करेगा, ध्यान दीजिएगा। चुंबकीय फ्लक्स किस किस पर डिपेंड करेगा, तो हम φ1 के लिए निकाल रहे हैं, तो डिपेंड करेगा कि कितनी तीव्रता है, दूसरे की कितनी तीव्रता है, और टोटल क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा। समझ रहे, यदि हम V2 का मान रख देंगे तो आपके पास आने वाला है μ0 N2 I2 इंटू A हो जाएगा बटे L हो जाएगा। ये हो गया, इतना क्लियर। ये φ1 आ गया है। φ1 मतलब स्टूडेंट दूसरे के कारण पहले पर कितना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, इतना क्लियर हो गया। अब यदि आपसे आगे कहा जाए कि इस फाई को अपन किस में रख दें, अन्योन प्रेरकत्व में, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टूडेंट अन्योन प्रेरकत्व की परिभाषा से कि यदि मैं कह दूं m दूसरे में या कि पहले में, किसमें, पहले में, किसके कारण, दूसरे के कारण। पहले में उत्पन्न हो रहा है ना चुंबकीय फ्लक्स, तो पहले में दूसरे के कारण। तो यहां पर आप पढ़े होंगे ये φ1 हो जाएगा। φ1 क्यों होगा स्टूडेंट, पहले में उत्पन्न हो रहा है, और किस धारा के कारण, दूसरे के धारा के कारण। टोटल यदि फेरे कहूं, टोटल फेरे n है तो n फेरों के कारण। ठीक है, अब φ1 का वैल्यू पुट कर दो, n है आपके पास बटे I2 है। फाई का मान कितना है, तो यहां से आप देख लें μ0 N2 I2 इंटू A बटे L। और कुछ है क्या, नहीं, इतना हो गया। अब स्टूडेंट कुछ कट रहा है क्या, I2 से I2 कट गया, तो आपके पास कितना आया, M12 इक्वल आया, यहां से देखिए μ0 N1 है आपके पास, यहां पे था है ना, N1 होगा स्टूडेंट, N1, तो N1 N2 इंटू A बटे L। इसको दे दो समीकरण 3। अब आप ही देखो समीकरण 2 और 3 में क्या डिफरेंस है, सेम है, तो इधर भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। समझ रहे हैं, तो मैं यदि आपसे कह दूं समीकरण 2 व 3 से, M21 जो है बराबर है M12 के, यानी पहले के कारण दूसरे पर जो अन्योन्य प्रेरकत्व है वो दूसरे कारण पहले पर अन्योन्य प्रेरकत्व के बराबर होता है। इतना क्लियर हो गया, तो ये हो गया M21 बराबर M12। ठीक, ये प्रूव हो गया, यानी दूसरे के कारण पहले पर या पहले के कारण दूसरे पर जो अन्योन्य प्रेरकत्व है वो स्टूडेंट क्या है, बराबर है। तो यहां तक आप यदि कर देते हो तो काफी है। अब यदि मैं कह दूं कि टोटल यदि कहा जाए तो कितना होगा कुल मिलाकर, कि इस प्रकार से मैं यदि कह दूं, क्योंकि बराबर है, इस प्रकार से दो लंबी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व कितना होगा, तो आप आसानी से कह सकते हो, किसी एक को ले लो, m बराबर μ0 N1 N2 A बटे L। ये हो गया स्टूडेंट दो लंबी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक। अब एक स्टेप और आपको लिखना तो लिख सकते हैं कि यदि मान लीजिए कि जो परिनालिका का क्रोड है वो μr आपेक्षिक चुंबकशीलता की लौह चुंबकीय पदार्थ से बना हो, तो इतना लिख लीजिए, यदि दोनों परिनालिका के मध्य μr आपेक्षिक चुंबकशीलता की क्रोड रखी हो स्टूडेंट, तो m बराबर कितना हो जाएगा, μr का मल्टीप्लाई कर देंगे, μ0 N1 N2 A बटे L। ठीक है, अब ये आपका स्टूडेंट निरपेक्ष चुंबकशीलता हो गया और ये आपेक्षिक चुंबकशीलता, और टोटली चुंबकशीलता की बात करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई होता है म्यू, तो म्यू हो जाएगा N1 N2 A बटे L। जी हाँ, अब लास्ट में यही फार्मूला है और इतना तक आपको लगाना है। क्लियर, इतना तक लगाना है स्टूडेंट, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। छोटा सा मैं कोशिश किया समझाने की, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो गया स्टूडेंट, क्योंकि ये है ही है यार, तो छोटे से वीडियो में नहीं आ पाया। तो भले लंबा स्टूडेंट लेकिन मज़ेदार है, और आशा उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छे से सीख लोगे, क्योंकि वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टूडेंट है ना, इसलिए मैं सोचा कि इसको कराना ज़रूरी है और आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। और यदि इसका नोट्स परचेस करना है विधिवत, आपको इसी प्रकार हैंड रिटन नोट्स लेना है,
तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 968529 पर। और स्टूडेंट एक सब्जेक्ट का चार्ज मात्र 100 रुपये आपसे लिया जाएगा। आपको हैंड रिटन नोट्स विधिवत इसी प्रकार से दिए जाएंगे। बाकी वीडियो लेक्चर प्लेलिस्ट में है, आप लोग विजिट कर लेना। तो चलते स्टूडेंट इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।